नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 38 लाख छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जहां छात्रों को तनाव से बचने के तरीके बताए, वहीं साधारण व्यक्तित्व वालों को असाधारण काम करने का भी मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने नकल और अक्ल के अंतर पर भी छात्रों और उनके अभिभावकों से बात की। सुने क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। नकल से जिंदगी नहीं बन सकती है। हो सकता है एग्जाम में मार्क्स इधर उधर करके ले आए, लेकिन कहीं न कहीं तो क्वेश्चनेबल होगा ही। और इसलिए ये वातावरण हमको बनाना होगा कि एक आध एग्जाम में तुमने नकल की, हो गया तुम निकल गए, लेकिन आगे चल करके शायद तुम जिंदगी में फंसे रहोगे। दूसरा, जो विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि आपकी मेहनत आपकी जिंदगी में रंग लाएगी। हो सकता है कोई ऐसा ही फालतू 2-4 मार्क्स आपसे ऊपर ले जाएगा, लेकिन वो कभी भी आपकी जिंदगी की रुकावट नहीं बन पाएगा। हम एक सामान्य स्तर के व्यक्ति हैं और ज्यादातर लोग सामान्य स्तर के ही होते हैं जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कम लोग होते हैं जी। लेकिन सामान्य लोग असामान्य काम करते हैं, और जब सामान्य व्यक्ति असामान्य काम करते हैं तब वो कहीं ऊंचाई पर चले जाते हैं, एवरेज के मानदंड को तोड़ करके निकल जाते हैं। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। हां, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफरेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए सोचते नहीं। तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है। और इसलिए अपेक्षाएं, मां बाप को क्या करना वो मैंने पहले ही कहा। सामाजिक दबाव में मां बाप ने बच्चों पर दबाव ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए। संस्कार किया जाएगा। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों के सवालों को बहुत रोचक अंदाज से जवाब दिया। गुजरात की छात्रा कुमकुम सोलंकी, चंडीगढ़ से मन्नत बाजवा और दक्षिण सिक्किम से अष्टमी सेन से प्रधानमंत्री मोदी ने तकरीबन एक जैसा सवाल किया। इन तीनों स्टूडेंट्स ने पूछा कि आप विपक्ष और मीडिया की आलोचनाओं को कैसे सामना करते हैं। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू के संसदीय बोर्ड के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी जब जब कमजोर हुई है उनकी खोज हुई है।
उन्होंने मुख्यमंत्री पर खास सलाहकारों से घिरे होने का आरोप लगाते हुए ये भी साफ कर दिया कि वे पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं और पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने पिछले 2 साल में मुझे खुद से फ़ोन नहीं किया, मैंने ही जब ज़रूरत हुई नीतीश कुमार से फ़ोन पर बात की। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे, हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। तो संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे, हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। और नहीं जाने के पीछे एक और कारण है कि हमको दर्द है इस पार्टी से। इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगा, अंतिम लड़ाई लड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा पर नीतीश कुमार ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रत्येक दिन इसके बारे में कुछ बोला जाता है, क्या आदमी को अपना अधिकार है। आगे उन्होंने कहा कि किस पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा, इस पार्टी ने भी उन्होंने बिहार विधान परिषद में भेजा, हमको यह आश्चर्य लग रहा है। वहीं उन्होंने ये बात भी कही कि इनकी बातों से कोई पार्टी का मतलब नहीं है। ऐसा कभी आपने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बात होती है आपस में चर्चा, प्रतिदिन उसके बारे में कोई बोला जाता है और आप मान लीजिए कि लोग अपना इसके लिए अपनी बात ट्वीट करता है, वो सब चीज़ तो सिस्टम है नहीं। अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे, दर्जनों बार हमसे पूछ लिए, हम तो अवॉइड ही करते रहे और हमने कहा कि भाई सबका कोई मतलब नहीं है। जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे। जालन दौरे पर रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज कांग्रेस की तरह से वो भी विलुप्त हो जाएगी। जनता गुंडों, दंगाइयों और जमीन पर कब्जा करने वालों को पसंद नहीं करती है। बीजेपी चुनाव में 80 सीटें जीत रही है, बात उन्होंने कही। उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक एमएलसी के 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 5 सीटों पर अपने अधिकृत प्रत्याशी खड़े किए और हमारा विश्वास है कि हम 5 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। गुरजनों का समर्थन और आशीर्वाद, स्नातक जो हमारे सीटें हैं वहां पर पहले से ही हमारे एमएलसी हैं और यह 5 सीटों पे जीत करके भारतीय जनता पार्टी उच्च सदन में अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करेगी। आज यहां पर शिक्षक एमएलसी को लेकर के हमारे जितने भी प्रधानाचार्य गण, प्रबंधक गण, शिक्षकों की, शिक्षिकाओं की एक बैठक थी और 2446 मत जालौन जनपद के अंदर हैं और सभी ने भरोसा दिलाया है कि यहाँ 100% समर्थन श्री बाबूलाल तिवारी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके पक्ष में है। तो समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है, ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने अपने जालन दौरे के दौरान कही। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी भी विलुप्त हो जाएगी और उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें हम जीतेंगे। विष्णु पांडे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विष्णु, 80 में से 80 सीटें जीतने की बात कही केशव प्रसाद मौर्य ने, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। जैसा कि सोनी जी हम आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश में इस समय लोगों में बीजेपी पे भरोसा जता हुआ है, जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य आज जालौन दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है और अपनी पार्टी को 80 से 80 सीटें जिताने का भरोसा भी दिलाया है। जहां पर उन्होंने सपा को डूबती हुई नैया बताया, वहीं उन्होंने सपा के साथ साथ भी कहा कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की नैया पूरी तरीके से डूबी रहेगी और जिस तरीके से बीजेपी में लोगों का भरोसा जगा हुआ है और बीजेपी पे लोग विश्वास कर रहे हैं, ऐसे में उनका कहना यह है कि हमको इस बार उत्तर प्रदेश में भी 80 में 80 सीटें प्राप्त होगी जी। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का कोई रिएक्शन इस पर देखने को मिला केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर?
अभी केशव प्रसाद मौर्य के बाद विपक्षी पार्टियों के द्वारा से इस तरफ से अभी कोई ऐसा कुछ बयान सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कुछ विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही है या कोई आपत्ति इसमें जताई हो, लेकिन अभी तक विपक्षियों की ओर से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, तो हम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर रायबरेली में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो रामचरितमानस नहीं बल्कि उसमें लिखी गई उन चौपाइयों के विरोधी हैं जिसमें दलित, आदिवासी और महिलाओं को अपमानित किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव को दिए गए पद्म विभूषण सम्मान का विरोध किए जाने को लेकर भी स्पष्ट करते हुए कहा कि ये बीजेपी की चाल थी। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, विशाल व्यक्तित्व था, लंबा संघर्ष था, उनका ऐतिहासिक कृतित्व रहा। देश के रक्षा मंत्री के रूप में रक्षा मंत्रालय को एक नई दिशा दिया। तो उनके विशाल व्यक्तित्व को देखते हुए, उनके महान नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए अगर उनका सम्मान करना ही था तो भारत सरकार को भारत रत्न देकर सम्मानित करना चाहिए। पद्म विभूषण नेताजी के व्यक्तित्व के सामने बहुत गौना सम्मान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके 2024 को देखते हुए ये जो दांव फेंका है, पासा फेंका है, ये हम समझते हैं सरकार की ओछी सोच है कि किसी बहुत बड़े नेता का अगर छोटा करना हो तो उसे छोटा पुरस्कार देना। भाई नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का एक फतेहपुर में शुक्रवार को योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में के मतदाताओं को संबोधित किया। उन्होंने योगी और मोदी सरकार की काम की सराहना करते हुए कहा कि दोनों ही सरकारें सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर काम कर रही हैं। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साधु संतों की तुलना आतंकवादी से करने वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं प्रभु से कामना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे। इसके साथ उन्होंने कहा कि इनको और अध्ययन करना चाहिए। मैं प्रभु से ही कहूँगा कि उनको सद्बुद्धि है लोगों को। और देखिए मेरा जो काम है गरीबों की सेवा करना, गरीबों के कल्याण करना। यदि सत्ता में हम आए हैं तो पक्का मकान, यानी आदरणीय मोदी जी जो नौजवान 14 में रहा होगा, आज 8 साल हो गए, जिसकी उम्र 13 साल रही होगी, 14 साल रही होगी, या 10 साल रहा होगा 14 में, जिसकी उम्र 18 साल का होगा। अब उस नौजवान को समझाने की, वो नौजवान से आप पूछेंगे कि आतंकवादी घटना देखा है क्या? लगातार गिरफ्तारियां सपा बसपा शासन में और कांग्रेस शासन में आतंकवाद के बम कब फटते थे? रोज फटते थे। काशी में, अयोध्या में, लखनऊ में, कश्मीर में। ये परिवर्तन आया, सोच बदली है। 18 साल के बच्चे को ये नहीं मालूम होगा कितनी अच्छी सड़कें थी पहले 14 के पहले। तो लोगों ने विश्वास लोगों का बढ़ा है मोदी योगी के प्रति। और न्यू यूपी न्यू भारत हमारा विश्व में नंबर 1। अलीगढ़ के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया और विरोध जताया। दरअसल स्वामी के रामचरितमानस पर दिए गए बयान के खिलाफ ब्राह्मण महासभा ने पुतला दहन किया। इस दौरान भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा ने सपा नेता पर हमला करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा जो भगवान राम के कृत्य, जो उनकी जीवनी को दर्शाती हुई एक रामायण जो हमारा ग्रंथ है, उस पर एक अशोभनीय जो टिप्पणी की जा रही है, जो कि एक मतलब ऐसा लगता है जैसे एक साजिश के तहत ये कार्य किया जा रहा है, जो जिससे कि मतलब हमारे धर्म को, सनातन धर्म को ये मतलब विकृत रूप हमारे लोगों के बीच में जो मतलब वैमनस्यता पैदा की जा रही है, उसके विरोध में हमने यहाँ पे आज पुतला दहन किया। पूर्वोत्तर राज्यों के चुनावों की तारीख में बदलाव। अब 16 फरवरी को मेघालय में होंगे मतदान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्वोत्तर के चुनावों की तारीखों में बदलाव हुआ है। 16 फरवरी को मेघालय में मतदान होगा, 27 फरवरी को त्रिपुरा में वोटिंग होंगी और 27 फरवरी को ही नागालैंड में चुनाव होंगे। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनावों की तारीख में हेरफेर की गई है।
पहले 16 फरवरी को त्रिपुरा में मतदान होना था, फिर 27 फरवरी को मेघालय में, नागालैंड में मतदान होना था, लेकिन अब तारीखों को चेंज किया गया। 2 मार्च को तीनों राज्यों के नतीजे जारी किए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 27 फरवरी को मेघालय, नागालैंड और वोटिंग ये डाली जाएगी। मेघालय और नागालैंड में 16 फरवरी को पहले त्रिपुरा में मतदान होना था, अब 27 फरवरी को मेघालय, नागालैंड में वोटिंग होगी और 2 मार्च को ही तीनों राज्यों के नतीजे आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। दरअसल चुनाव की तारीखों में ये बदलाव किया गया है, पूर्वोत्तर राज्यों के चुनावों की तारीखों में बदलाव किया गया है और अब 16 फरवरी को मेघालय में मतदान होगा, 27 फरवरी को त्रिपुरा में वोटिंग होगी, 27 फरवरी को ही नागालैंड में मतदान होगा। न्यूज रूम से नितिन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नितिन, चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया, आखिरकार ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि चुनाव की तारीखों में बदलाव करना पड़ा चुनाव आयोग को? इसके पीछे कारण क्या रहे? जी देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से पूर्वोत्तर राज्यों में जो चुनावों की तारीखों में जो बदलाव हुआ है, उसमें जो है त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा में जो है पहले 27 फरवरी को जो है वोटिंग होगी, लेकिन उसके बाद ही 27 फरवरी में जो है नागालैंड में भी वोटिंग होगी। तो उसी को देखते हुए जो चुनाव आयोग ने जो है तारीखों का अपना ऐलान कर दिया, क्योंकि पहले वोटिंग होनी थी, लेकिन उससे बाद में जो चुनावों की जो तारीखों का ऐलान हुआ था वो 27 फरवरी कर दिया गया है। जिस तरीके से काफ़ी चुनाव आयोग ने कहा था कि इस तरीके की जो तारीख में जो चुनाव होगा, और 2 मार्च की बात की जाए तो 2 मार्च को जो इसका रिजल्ट आना था, तो लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार फिर से इन तारीखों का जो है बदलाव किया। 27 फरवरी में जो है नागालैंड और त्रिपुरा में जो है चुनाव होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए नितिन। तो 16 फरवरी को मेघालय में मतदान होगा, 27 फरवरी को त्रिपुरा और 27 फरवरी को ही नागालैंड में वोटिंग होगी। तो 27 फरवरी को मेघालय, नागालैंड में वोटिंग होनी थी और अब इस तारीखों का, चुनाव की तारीखों का ये जो बदलाव है इसमें वो देखने को मिल रहा है। 2 मार्च को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे, ये जानकारी भी फिलहाल सामने आ रही है। मैनपुरी के नुमाइश पंडाल में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विवाह कार्यक्रम में 205 जोड़ों की शादी और निकाह किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 2012 से 2017 के बीच में जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण देना, जमीनों पर कब्जा करना, वसूली करना सपा के लोगों का काम था। आज कुल 205 जोड़ों की हम लोग यहाँ पर शादी और निकाह का कार्यक्रम रखे हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के द्वारा। और ये नुमाइश ग्राउंड मैनपुरी के इस प्रांगण में भव्य तरीके से समारोह पूर्वक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच ये हम लोगों ने कार्यक्रम रखा हुआ है। इसमें 18 अल्पसंख्यक वर्ग के भी जोड़े हैं जो आज निकाह पढ़ने जा रहे हैं जी। और इस प्रत्येक जोड़ा को हम लोगों ने प्रदेश सरकार की तरफ से उनके खाते में 35,000 रुपये, 10,000 रुपये की उनके लिए सामग्री और उनके सभी के लिए भोजन पानी इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे कि वर वधू के पूजा की माध्यम से जो हिंदू पद्धति से होता है, उनके लिए हम लोगों ने ब्राह्मणों का पूजा पद्धति जो होती है विवाह की, उसके माध्यम से शादी कराने का, और जो अल्पसंख्यक मुसलमान जो जोड़े हैं उनको निकाह पढ़ा करके उनकी परंपरागत रूप से उनका निकाह कराने का आयोजन हम लोगों ने यहाँ भव्यतापूर्वक किया। कि आज कुल 205 जोड़ों की हम लोग यहाँ पर शादी और निकाह का कार्यक्रम रखे हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के द्वारा। और ये नुमाइश ग्राउंड मैनपुरी के इस प्रांगण में भव्य तरीके से। तिकोनिया हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा मोनू को जिला कारागार से रिहा किया गया है। इस दौरान मीडिया को चकमा देकर पीछे के गेट से निकाला गया। इस कारण अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। तो आशीष मिश्रा को जेल से रिहा किया गया है।
आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरह से आशीष मिश्रा मोनू को जेल से पीछे से रिहा किया गया और किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, इसको लेकर ये रिहा किया गया है। तिकोनिया कांड में जेल में बंद था आशीष मिश्रा, जेल के पीछे से चकमा देकर निकाला गया है। तिकोनिया हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा को कारागार से रिहा किया गया। इस दौरान मीडिया को चकमा देकर पीछे के गेट से निकाला गया। इस कारण इस दौरान अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो आशीष मिश्रा को जेल से रिहा किया गया है। ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया वॉइस पर बता रहे हैं। तिकोनिया हत्याकांड में जेल में बंद था आशीष मिश्रा और इसको पीछे के गेट से रिहा किया गया। मीडिया में हालांकि इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तिकोनिया हत्याकांड में जेल में बंद था आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और इसको रिहा किया गया है लखीमपुर खीरी की जेल से और पीछे के गेट से रिहा किया गया है। तो आशीष मिश्रा को जेल से रिहा किया गया। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीछे के गेट से रिहा किया गया है। राम जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राम जी, आशीष मिश्रा को रिहा किया गया है जेल से, फिलहाल क्या जानकारी, पीछे के गेट से रिहा किया गया? राम जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं आ पा रही है, आपको दोबारा कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से आशीष मिश्रा को जेल से रिहा किया गया पीछे के गेट से और इसको लेकर मीडिया में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तिकोनिया हत्याकांड के मामले में जेल में बंद था आशीष मिश्रा और उसको पीछे के गेट से रिहा किया गया और देर रात इसे जेल से निकाला गया है। राम जी एक बार हमसे फिर से जुड़ गए हैं। राम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल शिवम, बिल्कुल परफेक्ट आवाज मिल रही है जी। हाँ जी, बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से रिहाई हुई है, एक पीछे का गेट जो जिला जेल का कारागार का पीछे गेट है, उस गेट से इनको निकाला गया। जिस तरीके से जो सामने का गेट था उसमें मीडिया का बड़ा जमवाड़ा था और जिस तरीके से मीडिया से भी एक दूरी बनाई गई, जिस तरीके से आशीष मिश्रा मोनू को अंतरिम बेल दी गई है और वहीं आज सप्ताह की बेल दी गई है। अगर देखा जाए जिस तरीके से ये भी एक आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि यूपी और दिल्ली में आशीष मिश्रा मोनू नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये पीछे के गेट से निकालने के पीछे आखिरकार कारण क्या रहा, ये बात लगातार सामने आ रही है राम जी, कि पीछे के गेट से क्यों निकाला गया? आपको रिहा करना था तो आप फ्रंट गेट से करते, जेल के मेन गेट से रिहा करना चाहिए था। देखिए बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से जेल का एक अपना मैनुअल होता है कि जो आम कैदी थे उनको भी सामने के गेट से ही निकाला गया, बकायदा नोटिस चस्पा होती है। लेकिन जिस तरीके से आशीष मिश्रा मोनू को पीछे के गेट से निकाला गया तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मीडिया का एक बहुत बड़ा जमवाड़ा था। मीडिया इंतजार कर रहे थे, करीब 3 दिन से इस तरीके से मीडिया फ्रंट गेट पे लगी हुई थी कि जिस तरीके से आशीष मिश्रा मोनू की रिहाई हो रही थी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जाए कि पिछले के गेट से इनको निकाला गया, जिससे मीडिया को चकमा दिया गया, तो ये भी एक बड़ी चीज है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा